भारत में बढ़ती महंगाई और दुनिया भर के कई देशों में आर्थिक सुस्ती का असर भारतीय ग्रोथ पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि मॉर्गन स्टैनली ने 2 वित्त वर्ष के लिए भारत में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 2022-23 के दौरान ग्रोथ के अनुमान को 7.9% से घटाकर 7.6% कर दिया है। वहीं अगले वित्त वर्ष के लिए यानी 2023-2024 के लिए ग्रोथ का अनुमान 7% से घटाकर 6.7% कर दिया है। सर, ये अनुमान क्यों घटाया मूडीज ने? क्या ऐसा दिख रहा है, कौन सी ऐसी फॉल्ट लाइन दिख रही है इकोनॉमी में जिसकी वजह से ये अनुमान घटाए गए हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर इस समय पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव टेरेन में, जिन पर हम बार बार चर्चा करते हैं। कच्चे तेल की कीमत लगातार 100, 105, 110 पे बनी हुई है। आज भी हम उस स्थिति को देख रहे हैं। रुपए में गिरावट भारत की सबसे बड़ी दरार है, हम बता चुके हैं, और वो दरार अभी खुली हुई है, चौड़ी हो रही है, उसमें उसे भरने की कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा भारत की आर्थिक विकास दर में एक बड़ा हिस्सा क्रेडिट फाइनेंस ग्रोथ का था। हमने पिछले दिनों में सस्ते कर्ज के सहारे ग्रोथ आती देखी थी, वो कर्ज महंगाना शुरू हो गया है। हमने अभी काफी समय के बाद शुभम भारत में क्रेडिट की ग्रोथ रेट 11% के आसपास देखी थी। अब अचानक ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई हैं और उसकी डिमांड हमें कर्ज की मांग के तौर पर दिखाई देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरबीआई प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डिमांड को किल करने की कोशिश करेगा, डिमांड को कम करने की कोशिश करेगा। यही स्ट्रेटजी है इन्फ्लेशन से लड़ने की, और पूरी दुनिया के देश इन्फ्लेशन की स्ट्रेटजी से लड़ते हैं। तो कोई भी दुनिया का विशेषज्ञ, कोई भी एजेंसी है, वो स्पष्ट रूप से इस दिशा में जाएगी कि वो भारत के आर्थिक विकास दर के आकलनों में कमी करे। तो मॉर्गन स्टैनली ने वही किया जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने किया, बल्कि मॉर्गन स्टैनली का आकलन तो रिजर्व बैंक के अपने आकलन से ज्यादा बेहतर है। रिजर्व बैंक तो 7.2% और 7 के आकलन पे खड़ा हुआ है भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर। मॉर्गन स्टैनली उससे थोड़ा सा बेहतर आकलन कर रहा है। तो मैक्रो पिक्चर में भी जो सबसे कमजोर कड़ी है, वो कमजोर कड़ियां हैं 2, महंगाई और घटता रुपया। बाकी चीजें तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 2 चीजें, और खासतौर से क्रूड से आने वाली और इंपोर्ट से आने वाली महंगाई, और यही दोनों फैक्टर मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में कहे। ऑलमोस्ट वैसी ही बात है जैसी बात रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक समीक्षा में कही थी, वही बात जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कह रहा है। यहाँ एक और चीज हमारे लिए समझना जरूरी, जहां से हम शेयर बाजार से इसके तार जोड़ सकते हैं, क्योंकि शेयर बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। शेयर बाजार हमेशा 6 महीने, 8 महीने, साल भर बाद की परिस्थिति पर दांव लगाते हैं, पीछे से नहीं देखते। ये सारा आकलन हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि अगले 5-6 सालों में भारत की आर्थिक विकास दर लोअर 7% के नीचे रहेगी, 6%, 6.5% के आसपास रहेगी। हमें याद होगा शुभम कि हम लोगों ने इकोनॉमिका में भारत की पोटेंशियल जीडीपी के ऊपर एक विस्तृत डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत की आर्थिक विकास दर 4-5 साल में अगर 6%, 6.5% के आसपास रहेगी, तो उसके साथ जितने भी निवेश, मुनाफे, रिटर्न के आकलन है, वो सब बैकवर्ड कैलकुलेट होकर एडजस्ट होंगे। वो एडजस्टमेंट हमें स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत की आर्थिक विकास दर अगर 6-6.5% के आसपास रहती है, तो ये 80 के दशक की 4% या 3% की विकास दर के आसपास होगी। जबकि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए 10 से 12% की आर्थिक विकास दर चाहिए। वो आकलन हमें इन आकलनों के बीच में, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली का नंबर आ रहा हो, चाहे वो आरबीआई का नंबर हो, वर्ल्ड बैंक का, आईएमएफ का, बाकी एजेंसियों का नंबर हो, उनके भीतर वो हमें झांकता दिख रहा है कि भारत की जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, जो विकास की रफ्तार होगी, आर्थिक विकास दर की रफ्तार है, वो कई सारे कारणों के कारण उतनी तेजी से रिकवरी नहीं दिखाएगी आने वाले कुछ सालों में, 2-3 सालों में, जिसकी उम्मीद थी। और शायद जैसा अंशुमान जी ने कहा, यही सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, यही पूरा वो कॉकटेल है जो बाजार को तोड़ कर रख रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल, महंगा क्रूड ऑयल हो, महंगाई हो, मूडीज का या मॉर्गन स्टैनली का जो अनुमान है जीडीपी ग्रोथ को घटाने का ये हो, एफआईज की बिकवाली हो, यही सारी चीज़ें शायद सर शेयर बाजार को तोड़ रही हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं, जब हम आप और डिस्कशन कर रहे हैं, तो आरबीआई ने जब से ब्याज दरें बढ़ाई हैं तब से अब तक 7% मार्केट टूट चुके हैं, और अपने हाई से ये गिरावट तो और गहरी है, 13-14% की है। आज भी ये 1200, 1250 पॉइंट की गिरावट केवल सेंसेक्स में देखने को मिली। आपको लगता है भी आने वाले दिनों में भी भारतीय बाजार की दिशा शायद नीचे की तरफ रहेगी? भारतीय बाजार की दिशा नीचे की तरफ रहेगी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमको अंदर से दिखती है कि जो बाजार को संभालने वाले प्रमुख कारक हैं, उसमें 2-3 बड़े कारक होते हैं। ये कोई बहुत बड़ा अंतरिक्ष विज्ञान या रॉकेट साइंस नहीं है। शेयर बाजार हमेशा 2 कारणों से ड्राइव होता है शुभम। एक इमीडिएट कारण होते हैं जो न्यूज ड्रिवन होते हैं, और एक लॉन्ग टर्म में मीडियम टर्म कारण होते हैं। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म कारण लोगों को ये बताते हैं कि बाजार में निवेश कैसे करना चाहिए। और अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं, तो आप 2 चीजें सबसे पहले देखते हैं कि जिस देश की अर्थव्यवस्था का शेयर
बाजार है उसके मैक्रो पिक्चर कैसी है और उसमें काम करने वाली कंपनियों की पिक्चर कैसी है। यही दो सीधे पैमाने होते हैं कि वहां की कंपनियां कैसा परफॉर्म करेंगी और वहां की कंपनियां और वहां की इसकी का इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करेगी। अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में अगर कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा है तो मार्केट अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि बाजार अच्छे तरीके से, और अगर कमजोर अर्थव्यवस्था है, टूटी हुई अर्थव्यवस्था है और आपकी जीडीपी की ग्रोथ रेट और कंपनियों की ग्रोथ रेट, मुनाफों की ग्रोथ रेट, औसत ग्रोथ रेट बराबर है उससे कम है, तो अब भारत जिस ट्रेंड में जा रहा है वहां मैक्रो पिक्चर या भारत के आर्थिक विकास दर में भी गिरावट है और उसका सीधा असर हमें कंपनियों के मुनाफों पर दिखाई दे रहा है। और इसलिए आप बाजार को करीब से देखें शुभम, तो जो बाजार के सबसे पावरफुल स्टॉक हैं जिन्हें माना जाता है कि भारत की सारी ग्रोथ स्टोरी कहीं चली जाए पर एशियन पेंट्स तो बढ़ेगा ही, रिलैक्सो तो बढ़ेगा ही, हिंदुस्तान लीवर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनमें जो हमें गिरावट दिखाई दे रही, उनके मार्जिन्स में जो प्रेशर दिखाई दे रहा है वो हमें शेयर बाजार की गिरावट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां तक कि जो बड़े सेंसेक्स लीडिंग स्टॉक हैं, रिलायंस जैसे स्टॉक, बाकी स्टॉक्स, उन्हें भी इस माहौल का, इस परिस्थिति का की चोट झेलनी पड़ रही है। आंकड़ों के भीतर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि जो मंदी हमको पहले टॉप स्टॉक्स में दिखती थी वो अब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फैल गई है। 200 दिन का जो डेली मूविंग एवरेज है जिसको हम डीएमए कहते हैं उससे नीचे बहुत सारे स्टॉक्स खड़े हुए हैं। तो शेयर बाजार की जो मैक्रो तस्वीर है और जो कारपोरेट स्तर की तस्वीर है दोनों नकारात्मक हैं। इसके साथ जो बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे महंगाई है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, ब्याज दरों में लंबी बढ़ोतरी के लिए बाजार अपनी पीठ तैयार कर रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि अभी अगले आंकड़े जो आएंगे जो बाजार को निराश करेंगे वो क्रेडिट ग्रोथ रेट में गिरावट के आंकड़े होंगे। तो बाजार उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है और इसलिए ये उठापटक बनी हुई है। और आखिरी बात, चूंकि अमेरिकी शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट है, वहां भी इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि S&P 500 बियर जोन की तरफ जा रहा है। उसकी वजह यह कि अमेरिका में तो महंगाई की दर 8.4% है, वहां तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व को इतनी ब्याज दरें बढ़ानी होंगी कि उसको घटा के 2% पर लाया जाए। उनका कंफर्ट लेवल, उनका कंफर्ट लेवल तो हमसे और भी ज्यादा बड़ा है, तो उनको तो 8% से 2% की सबका सफर तय करना, और इसीलिए वो 6-7 बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। तो वो असर भी हमें भारतीय शेयर बाजार के में उन FPIs के विदेशी निवेशकों के मूड पर दिखाई देता है जो बाजार को ग्रोथ की तरफ या बाजार में तेजी की तरफ लीड करते हैं। और इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप बाजार के निवेशक हैं तो बहुत सोच समझ कर इस समय बाजार में अपना निवेश करें और अपने निवेश को संतुलित करें। बिल्कुल। और जिन लेवल्स पर इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है, निफ्टी 15,800 का लेवल आज के ट्रेड में तोड़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि 15,671 या 15,300 का लेवल टूटा तो शायद निफ्टी में 14,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।